दोस्तों आज के दिन हम लोग एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, शायद जिस कहानी को आप लोगों ने पहले सुन रखा हो। बहुत ज़्यादा चर्चित ये कहानी थी और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस कहानी को सुनाया भी। तो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर इस वाली कहानी को आप अपने अंदाज में सुनाइए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये कहानी सुन ली हो तब भी आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को जो कहानी सुनाऊँगा वो बिल्कुल डिटेल में सुनाऊँगा। इसलिए आप लोगों को बहुत कुछ इस कहानी से सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को पिछली कहानी अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उसमें मिसिंग हो। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों एक महिला जो कि किसी तरीके से कोठे पर पहुंच जाती है और जब एक दिन उसका पति कोठे पर पहुंचता है तो सामने अपनी पत्नी को पाता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को कोठे पर देखता है उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कल के दिन कमेंट्स भी किए थे, तो उनके जितने भी कमेंट्स हैं वो वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। एक एक जिसने भी कमेंट्स किया है सबके नाम लूँगा। और आप लोग भी आज की इस वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिए, किसी का बर्थडे है या फिर किसी की सालगिरह या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में हो। अगर आप लोग हमारी वीडियो कहीं से भी देखते हैं तो आप लोग जगह का नाम लिख के बताइए। और हमारी वीडियो में कुछ खामी है तो उन खामियों को बताइए ताकि हम लोग अपनी वीडियो में सुधार ला सकें, अपने व्यूवर्स के साथ में अच्छी प्रेजेंटेशन रख सकें। तो चलते हैं गाइस, आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कहानी का पॉइंट टू पॉइंट परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो शायद आपको पिछली वीडियो में मिसिंग रह गई हो। तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं, सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये घटना है कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु। और दोस्तों यहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम साहिल है। साहिल दोस्तों अच्छा पढ़ा लिखा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता है। और दोस्तों इसी साल 2011 में साहिल की शादी होती है। शादी होने के बाद में लगभग 2-3 सप्ताह का समय ही गुजरता है कि उसकी कंपनी की तरफ से मुंबई से उसको एक ऑफ़र आता है कि उसे मुंबई जाना है कुछ असाइनमेंट के लिए। और उसके बाद में साहिल मना भी नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी जो शादी थी वो भी 3 से 4 हफ्ते ही हुए थे। अपनी पत्नी से दूर जाता तो कैसे जाता, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, एक बड़ी जॉब थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, इसलिए उसको मुंबई जाना पड़ता है। अब साहिल जो है ये मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद में अपनी कंपनी के लिए जिस प्रोजेक्ट से गया था वहाँ पर काम भी करता है। 2-4 हफ्ते वहाँ पर गुजरते हैं। उसके बाद में साहिल सोचता है कि क्यों ना जब तक वो यहाँ है इन दिनों वो अपनी पत्नी को यहीं बुला ले। इस बहाने उसकी पत्नी मुंबई भी देख लेगी और जो नई नई शादी हुई है, एक पति और पत्नी के बीच में जो नई नई शादी होती है तो उस बीच में एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि एक दूसरे के बिना इंसान जो है वो रह नहीं सकता है। इसलिए वो सोचता है कि ये जो दूरियां हैं नज़दीकियों में बदल जाएगी। और इसीलिए साहिल जो है वो अपनी पत्नी तानिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुंबई अगर चाहो तो आ सकती हो। अब साहिल जब ये बात अपनी पत्नी से कहता है कि मुंबई अगर चाहो तो आ सकती हो, तो जो पत्नी है जिसका नाम तानिया है ये अपनी पति से कहती है कि दरअसल मेरा तो सपना था कि मैं मुंबई देखूं, क्योंकि इससे पहले मैंने मुंबई को या तो टीवी सीरियल्स में या फिर न्यूज़ चैनल पे या फिर मैंने मूवीज़ में ही देखा था। लेकिन बचपन से मेरा ये ड्रीम रहा है कि मैं मुंबई को साक्षात अपनी आंखों से देखूं, उसके जो अच्छे अच्छे पैलेसेस हैं वहाँ पर घूमूं। और इसीलिए साहिल कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा मुंबई घूमने का पूरा प्लान बना लिया है और 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा ट्रेन का रिजर्वेशन है और तुम मुंबई आ सकती हो। और तुम मुंबई आओगी और मैं तुम्हें पूरा मुंबई भी घुमाऊंगा। तो 7 अक्टूबर 2011 ये डेट अपनी डायरी में नोट कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसके बाद में दोस्तों तानिया जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आखिरकार 7 अक्टूबर 2011 का दिन आता है जिस दिन का उसका ट्रेन का जो टिकट था वो उसके पति ने रिजर्वेशन कर दिया था। और तानिया जो है ये खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करती है, पूरी तैयारी के साथ में आखिरकार बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और जिस ट्रेन में इसे सफ़र करना था उस ट्रेन का इंतज़ार करती है। आखिरकार ट्रेन आती है और तानिया जो है जो इसकी सीट रिजर्वेशन में थी उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब जब तानिया ट्रेन के अंदर बैठ जाती है तो उस समय सबसे पहला जो कॉल करती है ये अपने सास ससुर को कहती है। अब सास ससुर को जब कॉल करती है तो उनसे कहती है कि मम्मी पापा मैं ट्रेन में बहुत अच्छे से बैठ गई हूँ, कोई परेशानी नहीं है और तुम परेशान मत होना। लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है और 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बोगी में जो सारे लोग हैं वो भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने कॉल तुम्हें इसीलिए किया है ताकि तुम घबराओ ना, मुझे ट्रेन मिल गई है।
उसके बाद में सास ससुर से जैसे ही ये कॉल काटती है, उसके बाद में सीधा ये कॉल लगाती है अपने पति को। अब पति साहिल को जब ये कॉल लगाती है तो उससे कहती है कि साहिल, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और तुम घबराना मत। लेकिन साहिल जब ये बात सुनता है तो वो मुस्कुरा कर जवाब देता है कि घबराना मुझे नहीं है, बल्कि घबराना तुम मत, क्योंकि तुम पहली बार ट्रेन से आ रही हो और इतना लंबा सफ़र तय कर रही हो, और वो भी अकेले। तो किसी से भी कोई खाने पीने की चीज़ मत लेना, किसी से ज़्यादा बात मत करना, आराम से बैठ कर बस सीधे मुंबई आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद में तानिया जो है वो फ़ोन कट कर देती है और जो ट्रेन का जो सफ़र था वो शुरू हो जाता है। अब ट्रेन जैसे धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाती है और उसी समय इसकी जो बर्थ थी उसके सामने वाली बर्थ पर दो व्यक्ति बैठे होते हैं। वो दो व्यक्ति आपस में अनजान लगते हैं और किसी से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है ये दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद में जब ये एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, बताते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो दोनों ही व्यक्ति वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए यही कहते हैं कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। और तानिया जो कि सामने वाली बर्थ पे बैठी हुई थी और ये किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तानिया जब भी इसको टाइम मिलता था ये सीधा अपनी ससुराल में फ़ोन करती थी, सास ससुर को, उन्हें बताती थी कि मैं यहाँ पहुँच गई, और उसके बाद में अपने पति को कॉल करती थी साहिल को, और उससे कहती थी कि जो ट्रेन का सफ़र है बहुत ज़्यादा सुहाना है, खिड़कियों के बाहर ऐसा मौसम दिख रहा है और जो ट्रेन का सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इस तरीके की बातें ये अपने पति और लगातार सास ससुर को कॉल कर रही थी, लेकिन किसी से भी बात नहीं कर रही थी। अब दोस्तों तानिया जब अपने पति से, अपने सास ससुर से कॉल पर बात कर रही थी तो सामने वाली बर्थ पर जो दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जो पहले एक दूसरे से अनजान थे लेकिन अब आपस में दोस्त बन गए थे, उनमें से एक व्यक्ति तानिया से पूछता है कि लगता है बहन जी आप पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही हैं। तो तानिया कहती है कि नहीं, मैं ट्रेन का सफ़र कई बार कर चुकी हूँ। हाँ, मुंबई का सफ़र, इतनी दूर का सफ़र पहली बार तय कर रही हूँ, वो भी अकेले। जब वो दो व्यक्ति ये बात सुनते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि बहन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम भी मुंबई जा रहे हैं। अब ट्रेन का सफ़र है, रात के समय नींद तो आती नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है तो जान पहचान हो ही जाती है। अब ये दोनों व्यक्ति जो थे सामने, ये एक दूसरे से जान पहचान कर चुके थे और उसके बाद में आखिरकार ये दोनों तानिया से भी जान पहचान निकाल लेते हैं और उससे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं अब ये तीनों। और उसके बाद में दोस्तों ये दोनों व्यक्ति कुछ खा रहे होते हैं और ये तानिया की तरफ अपना जो सामान जिसमें था वो चीज़ बढ़ाते हैं, कहते हैं कि बहन जी तुम इसमें से कुछ खाओगे। तो तानिया जो है वो इनकार कर देती है। दरअसल उसके पति साहिल ने भी उससे कहा था कि किसी भी अननोन पर्सन से खाने की कोई चीज़ मत लेना। उसके बाद में तानिया जो अपने घर से टिफ़िन में कुछ लेके आई थी वो खाने लगती है। अब जैसे ही वो खा रही होती है उन दोनों व्यक्ति की नज़र जो है वो तानिया के टिफ़िन की तरफ को जाती है। अब तानिया जब ये देखती है कि ये दोनों व्यक्ति मेरे टिफ़िन की तरफ को देख रहे हैं तो तानिया की मजबूरी बन जाती है कि वो बढ़ाते हुए कहती है कि भाई साहब आप इसमें से कुछ खाएंगे। तो वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो उसमें से उठा के खा लेते हैं। अब इन तीनों लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग थी अच्छी बन गई थी और इसके बाद में ये दोनों लोग भी कुछ खा रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि बहन जी तुम भी इसमें से कुछ ले लीजिए। तो आखिरकार तानिया जो है वो उसमें से ले लेती है और खा लेती है। आखिरकार ये जो सफ़र था बहुत सुहाना चल रहा था, पूरी रात का सफ़र था, एक दूसरे से बातें करते हुए सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ से जो मुंबई दूर थी वो सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी। यानी दोस्तों 1000 किलोमीटर का जो बेंगलोर टू मुंबई का सफ़र था वो लगभग 850 किलोमीटर कट चुका था और मात्र 150 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बाकी था। तो तानिया अपने पर्स से फ़ोन निकालकर सीधा अपने पति को कॉल करती है और साहिल से कहती है कि साहिल यहाँ से जो मुंबई है मात्र 150 किलोमीटर दूर है, यानी अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हूँ और उसके बाद में हम दोनों साथ होंगे। तो साहिल कहता है कि तुम घबराओ मत, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा। अब जैसे ही तानिया फ़ोन काटती है तो ये दोनों व्यक्ति जो सामने बैठे हुए होते हैं ये कहते हैं बहन जी क्या आप चाय पियेंगे, रात काफ़ी हो गई है, नींद आ नहीं रही है। तो तानिया कहती है कि नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये चाय लेते हैं और 2 चाय के साथ साथ ये एक और चाय ले लेते हैं, यानी तीसरी चाय ले लेते हैं। अब तीसरी चाय जब ये ले लेते हैं तो ये तानिया की तरफ बढ़ाते हैं और आखिरकार तानिया जो सोचती है कि शायद मैंने 1-2 बार इसके उसमें से चीज़ खा भी ली है तो मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो तानिया आखिरकार वो चाय ले लेती है और चाय पी लेती है। अब दोस्तों तानिया जैसे ही उस चाय को पीती है तानिया की आंखों के सामने जो है वो एक धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। उन दोनों व्यक्ति के जो चेहरे थे वो अब धुंधले हो चुके थे और देखते ही देखते तानिया जो है बेहोशी की हालत में चली जाती है। और 2 से 3 घंटे के बाद में जब तानिया की आँख खुलती है तो तानिया किसी ट्रेन की बोगी में नहीं थी, किसी ट्रेन की बर्थ में नहीं थी, बल्कि तानिया एक कार के अंदर थी और कार जो है बहुत तेज़ी से चल रही थी। अब दोस्तों तानिया जब ये देखती है कि एक कार के अंदर मैं हूँ, लेकिन तानिया अभी भी बेहोशी की हालत में थी।
तानिया अपनी आंखों से देखती है कि उसके सामने जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं कार के अंदर, ये दोनों व्यक्ति वही हैं जो ट्रेन की बोगी में थे, लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यक्ति और है जो कार चला रहा है। अब जब इन तीनों को तानिया देखती है और अपने आप को कार में देखती है और अपने आप को इस हालत में भी देखती है कि वह नशे की हालत में है, कुछ बोल नहीं पा रही थी ठीक से और जिस्म के जो हाथ पैर उसके थे वो सही से काम भी नहीं कर पा रहे थे, यानी पूरी नशे की हालत में थी। और उसके बाद में तानिया ये सोचती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। और उसके बाद में तानिया उनसे कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और मैं कहाँ हूँ। तानिया जब इतनी बात कहती है तो उसको ज़ोरदार एक थप्पड़ पड़ता है और उससे वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे ही पड़ी रहो। तानिया विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। और उसके बाद में जो कार है वो चलती जाती है और कार एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पे जब इसको कार से उतारा जाता है तो तानिया जो है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी। तो वो लोग उसको इस तरीके से उतारते हैं ताकि देखने वाले लोगों को ये लगे कि तानिया जो है इनके ही परिवार की कोई महिला है, यानी बीमार। उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तानिया बीमार है। शायद उन लोगों ने ट्रेन से भी तानिया को इसी तरीके से उतारा होगा कि जैसे उनके ही परिवार की कोई महिला है और बीमारी की अवस्था में है, इसलिए इसको हॉस्पिटल वगैरह कहीं लेके जा रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई होती हैं। उन दो महिलाओं से तानिया का सौदा होता है। अब दोस्तों सौदा जब होता है तो पैसे को लेके इनमें बार्गेनिंग चल रही होती है और आखिरकार जो सौदा है वो कंप्लीट होता है 45,000 रुपये में, यानी तानिया की जो कीमत लगती है वहाँ पे वो मात्र 45,000 रुपये लगती है। अब दोस्तों तानिया को होश आने लगा था। तानिया जब ये देखती है कि इन लोगों ने मुझे बेच दिया है, तब तानिया इन लोगों से गुहार लगाती है। इन दोनों लोगों के पाँव में भी पड़ जाती है, लेकिन ये दोनों लोग उसको ठोकर मारकर वो 45,000 रुपये लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद में वो दोनों महिलाएं इस तानिया को वहाँ से उठाती हैं और आगे की तरफ लेके जाती हैं। जब तानिया आगे की तरफ जाती है तो देखती क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। कपड़े ऐसे कि जिनको देखने के बाद में कोई भी पुरुष को एक तरीके से अट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद में तानिया बहुत ज़्यादा विरोध करने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसको जाने दो, उसको अपने पति के पास जाना है। जब तानिया विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है तो आखिरकार ये लोग जो दो महिलाएं थी तानिया को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और कमरे के अंदर एक कुर्सी पर बांधकर उसे रखा जाता है और उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है ताकि वो जो चीख रही है उसकी आवाज़ बाहर तक ना जा सके। इधर दोस्तों तानिया का जो पति है साहिल, ये अपनी पत्नी तानिया को रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए जाता है क्योंकि अब समय हो चुका था, ट्रेन भी आने वाली थी और ट्रेन उसके सामने ही आती है, लेकिन तानिया का कहीं भी कोई पता नहीं होता है। उसके बाद साहिल जो है ये अपनी पत्नी का कॉल लगाता है, मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद में ये वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगलवाता है, लेकिन तानिया उस रेलवे स्टेशन पर उतरी ही नहीं थी। उसके बाद में ये परेशान होता है, अपने घर पे कॉल करता है कि तुमने तानिया को ठीक से स्टेशन पर छोड़ तो दिया था, क्या वो ट्रेन में बैठ गई थी। उसके बाद में बेंगलोर के उस रेलवे स्टेशन पे भी जाता है कि जहाँ से तानिया बैठी थी, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाती है तो पता चलता है कि तानिया ट्रेन में तो बैठी थी, लेकिन आखिर तानिया गई कहाँ। ट्रेन में बैठी है, मुंबई उतरी नहीं है, तानिया है तो है कहाँ। साहिल परेशान है, हैरान है। वहाँ पर रेलवे की जो पुलिस होती है उनसे भी बातचीत करता है, वहाँ भी अपनी तहरीर देता है और साथ के साथ पुलिस स्टेशन में भी जाने के बाद में तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। अब दोस्तों 7 अक्टूबर की ये बात थी, 7 अक्टूबर 2011 की, लेकिन धीरे धीरे 8 भी गुजर जाती है, 9 भी गुजर जाती है और ऐसे करते करते लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन अभी तक तानिया का कहीं भी कोई पता नहीं चला था। अब दोस्तों इधर साहिल पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, उधर तानिया जो है उसे रोज़ टॉर्चर किया जा रहा था। तानिया को लोग रोज़ मारा पीटा जा रहा था ताकि वो काम कर सके जिस काम के लिए उन्होंने इस तानिया को ख़रीदा है। तानिया को ये लोग खाना भी नहीं दे रहे थे। आखिरकार 16वां दिन हो जाता है और 16वें दिन इस कोठे की जो मालकिन है वो तानिया के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ जो तुमसे बोला जा रहा है। अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लड़कियों तुम इस महिला को समझा दो, तानिया को समझा दो। तो जो लड़कियां होती हैं वो भी तानिया से कहती हैं कि तानिया तुम्हारा यहाँ से जाने का एक भी रास्ता खुला नहीं है, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम यहाँ से जा नहीं सकती, इसलिए वो काम कर लो जो ये मालकिन बोल रही है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों तानिया भी आखिरकार टूट जाती है। अब तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है कि कोठे पे आया हुआ कोई भी बर्ड उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और उसके बाद में दोस्तों तानिया वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दोस्तों आखिरकार तानिया वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर महिलाएं खड़ी होती हैं और एक व्यक्ति आता है, वो 20-22 महिलाओं में तानिया को पसंद करता है। आज तानिया का नंबर था। तानिया को लेने के बाद में वो व्यक्ति जो है कमरे के अंदर चला जाता है, डोर लॉक करता है। जैसे ही डोर लॉक करता है
तानिया उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, तानिया उसके सामने रोने लगती है और रोते भी ऐसे है कि उसकी आवाज़ कमरे के गेट के बाहर तक ना जा सके। जब वो रोती है तो वो व्यक्ति भी हैरान होता है, परेशान होता है। तानिया उससे कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरीके की लड़की हूँ ही नहीं। दरअसल मुझे इस तरीके से यहाँ पे लाया गया है। मैं अपने पति के पास मुंबई जा रही थी, मुझे किसी ने चाय में नशीला पदार्थ दे दिया और उसके बाद यहाँ बेच दिया। मैं 15-16 दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे खाने तक को नहीं दिया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है इस तरीके का काम करने के लिए। तो वो जो व्यक्ति होता है वो एक तरीके से इंसानियत का परिचय देता है। हालांकि जो कोठे पे व्यक्ति आते हैं आमतौर पर उन्हें सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो व्यक्ति एक परिचय देता है अपनी इंसानियत का और उससे कहता है कि बताओ बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो तानिया है उससे कहती है कि मुझे मेरे पति साहिल से बात करा दो। इधर साहिल परेशान है, हैरान है कि उसकी पत्नी जब वहाँ से चली थी तो पल पल उसको कॉल कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और फ़ोन भी नहीं आता है। आखिरकार 16वें दिन साहिल के मोबाइल की रिंग बजती है। अब जैसे ही वो नंबर उठाता है तो सामने से एक व्यक्ति बोलता है कि आप साहिल बोल रहे हैं? तो साहिल कहता है हाँ मैं साहिल बात कर रहा हूँ। तो व्यक्ति कहता है कि दरअसल तुमसे कोई बात करना चाहता है। तो जैसे ही वो फ़ोन तानिया लेती है, तानिया एकदम से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और तानिया उससे कहती है कि साहिल मुझे बचा लो, मैं पता नहीं कहाँ हूँ लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। साहिल उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, अपना एड्रेस बताओ। तो तानिया कहती है कि मुझे इस कोठे के बारे में भी कुछ नहीं पता है, कहाँ पे ये रेड लाइट एरिया है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, कौन सी जगह है मुझे ये नहीं मालूम। तो वो जो व्यक्ति साथ में था वो पूरा पता साहिल को बताता है। अब साहिल जब ये बात सुनता है तो साहिल सोचता है कि बचाए तो बचाए कैसे अपनी पत्नी को। साहिल सोचता है कि अगर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस वहाँ पर छापा मारती है तो हो सकता है कि ये लोग मेरी पत्नी को कहीं और छुपा दें या फिर उसको कोई नुकसान पहुँचा दें। उसके बाद में साहिल एक दिमाग चलाता है और साहिल उसी कोठे पर ग्राहक बन के पहुँच जाता है। और दोस्तों साहिल जब कोठे पर पहुँचता है तो जब उसको महिलाएं दिखाई जाती हैं कि किसी महिला को पसंद करो और उसको लेके जाओ। जब तक तानिया का जो पुराना वाला ग्राहक था वो वहाँ से जा चुका था, अब तानिया भी उसी लाइन में खड़ी हुई थी। साहिल सारी महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और जैसे ही उसकी पत्नी उसके सामने आती है साहिल कहता है हाँ मुझे यही चाहिए। अब उसकी पत्नी तानिया जब अपने पति साहिल को देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। तानिया उसकी नज़रें झुक जाती हैं। साहिल कहता है कि मुझे यही महिला चाहिए। उसके बाद में वो उसे कमरे में लेके जाता है और कमरे में ले जाने के बाद में वो अपनी पत्नी को गले से लगाता है और 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जो वाकया घटा वो सारी कहानी अपनी पत्नी से सुनता है। और जो तानिया है ये अपने पति के सामने रोने लग जाती है। तो साहिल अपनी पत्नी से कहता है धीरज रखो, अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से निकलेंगे तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे और अगर हम लोग भागने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये लोग हमारे साथ हाथापाई करें और हमारी जान भी ये लोग ले सकते हैं। उसके बाद में साहिल एक दिमाग लगाता है। उसके बाद सीधा ये पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उस इलाके का पता बताता है, उस कोठे का पता बताता है, रूम नंबर पुलिस को बताता है और पूरी कहानी भी 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो घटी थी वो सारी कहानी पुलिस को बताता है। और पुलिस भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, बहुत ही मेहनत से काम करती है और पूरी फोर्स को लेने के बाद में चारों तरफ से जाकर उस कोठों को घेर लेती है। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ मुंबई पुलिस को जिसने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और उसके बाद में जब पूरे कोठे में छापे मारे जाते हैं तो एक कमरे के अंदर साहिल और तानिया भी मिलते हैं। दोस्तों साहिल और तानिया को जब उस कमरे से बरामद किया जाता है तो साहिल और तानिया की जो हालत थी वो देखने लायक थी। दोनों डरे सहमे से पुलिस के सामने खड़े थे और उसके बाद में दोस्तों पुलिस उन दोनों को वहां से सुरक्षित निकालती है। ना कि तानिया और साहिल को निकालती है बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो इस तरीके से चंगुल में फंसाकर यहाँ तक लाई गई थी। उन सारी बेकसूर लड़कियों को वहाँ से निकाला जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जब पुलिस उन लोगों की छानबीन करती है तो पता चलता है ये लोग ऐसी जगहों पे ही, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, ऐसी जगहों पे ही जाकर घात लगाकर बैठते हैं कि कोई महिला उनको मिल सके जो अकेली हो और देखने में सुंदर हो, जिसके बाद में उसे इस तरीके से नशीला पदार्थ देकर उसको कोठे पर लाकर बेचा जा सके। और दोस्तों पुलिस जब उस कोठे पे कार्रवाई करती है तो वहाँ से जो कोठे की मालकिन थी जिसका नाम सुनीता पुजारी और दूसरी जो मालकिन थी इसका नाम था रमीदा शेख, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ में कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों ये जो पूरी कहानी थी इसमें जो पति ने रोल निभाया ये वाकई एक सैल्यूट करने लायक रोल था, क्योंकि कोई पति अपनी पत्नी को किसी जगह पर देख भी नहीं सकता और ऐसी जगह जो एक तरीके से रेड लाइट एरिया में कोठे के अंदर हो तो कोई पति सोचेगा कि उसके साथ न जाने कितने व्यक्तियों ने ऐसा गलत काम कर लिया होगा। लेकिन वो जो साहिल था वो अपनी पत्नी को गले से लगाता है और उसे वहाँ से निकालने में प्रयास करता है और उसमें कामयाब भी होता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अब वक्त होता है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।
तो दोस्तों कल के दिन जो हमारी वीडियो पे जो पहला कमेंट्स किया है, ये किया है अय्यूब अली ने, जो कहते हैं कि जो क्राइम करता है वो पुलिस के सामने एक दिन आता ही आता है। डेफिनेटली आता है। क्राइम दोस्तों दुनिया से कभी छुप नहीं सकता। और ये कहते हैं कि सर आपको मेरा सलाम। तो अय्यूब अली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी वीडियो पे कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स करते हैं, ये कहते हैं कि हाय सर, हाउ आर यू सर, ग्रेट जॉब, आई एम फ्रॉम यूएई। तो ये यूएई दुबई में रहते हैं और लव फ्रॉम दुबई करते हैं और इनका नाम इन्होंने लिखा है आई एम शेबी, जबकि इनकी जो आईडी है वो फूड रिव्यू पॉइंट्स है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे कमेंट्स किया। और जो अगला इन्होंने कमेंट्स किया है वो है अभिमन्यु पांडे और ये लिखते हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत सर, वंदे मातरम। और जो अगला कमेंट्स किया है सर, इन्होंने किया है, ये इनका नाम है मोहम्मद अरसलान और ये लिखते हैं कि सर मैं पाकिस्तान से हूं और आपकी स्टोरी डेली सुनता हूं और प्लीज़ आप मेरे नाम को मेंशन कर दो नेक्स्ट वीडियो में। तो मोहम्मद अरसलान भाई, सॉरी, तो इनका नाम है अरसलान सलीम। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स किया है, ये किया है सोनू कुमार गुप्ता ने और ये लिखते हैं कि सर यू आर गुड स्पीकर और आपका जो स्टोरी सुनाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। तो भाई सोनू कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी स्टोरी को देखते हैं, प्यार देते हैं और साथ में कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स किया है, तो ये लिखते हैं सोनू राजपूत। ये कहते हैं कि सर जी आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, बताइए क्या किया जाए। तो आप हमारी कहानी सुनते हैं, ये आपका बड़प्पन है, आप हमें प्यार देते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये क्या है लालचंद शर्मा जी ने और ये लिखते हैं कि नाइस सर। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कहते हैं, इनका नाम है यहाँ पे तनिष कासिफ स्टाइल ब्लॉग करके है और ये कहते हैं कि हर चीज़ में नकल। तो इसमें कौन सी नकल हो गई मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और एक भाई हैं जिनका नाम है नीरज शर्मा और ये लिखते हैं कि सर बार बार दरअसल मत बोलिए, इरिटेशन होती है। तो कई बार ऐसे मोड होते हैं कि दरअसल जो वर्ड है हम यूज़ कर लेते हैं। खैर आगे से हम ध्यान रखेंगे दरअसल वर्ड को थोड़ा सा कम यूज़ करें। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो लिखते हैं यहाँ पे, इनका नाम है संजू राजपूत और ये लिखते हैं कि वेरी वेरी नाइस सर। और ये देवा मेहरा है फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये लिखते हैं कि सर मेरा नाम बोल देना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये क्या है सुरेश नायक ने और सुरेश नायक जो कि उड़ीसा से रहते हैं, उड़ीसा से हमारी कहानी सुनते हैं। भाई सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अतुल गौर और ये लिखते हैं कि प्राखर का डुप्लीकेट। तो अतुल गौर जी, प्राखर का डुप्लीकेट तो मैं नहीं हो सकता। प्राखर सर एक बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और उन्होंने ही मेरे चैनल को रिकमेंड किया था, लोगों तक पहुंचाया था जब मेरा पहला चैनल डिलीट हो गया था। तो उनका तो मैं बहुत आभारी हूं। प्राखर सर की मैं कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, कभी भी उन तक पहुंच नहीं सकता। बस मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोग का प्यार है। खैर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।